सो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो था वो भूटान से रिलेटेड था, क्योंकि भूटान का जो बाउंड्री है वो इंडिया के असम स्टेट से करीब नियरली 265 किलोमीटर तक शेयर करती है। भूटान और इंडिया और असम स्टेट है वहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का जो एक बेसिक रीजन है वो हमने कल थोड़ा सा देखा था कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर ट्राइब्स काफ़ी हैं। ठीक है। और वो जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, जब इंडिया में पॉलिटिकली रिड्रॉ किया गया था इंडिया का मैप, या नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को बनाया गया था, तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। और इसी वजह से ये हुआ कि जो एथनिसिटी या सेम एथनिसिटी के पीपल हैं वो भी डिफरेंट स्टेट्स में चले गए, और किसी एक स्टेट में वो अपना मेजोरिटेरियन स्टेटस नहीं बना पाए। तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डेफिनेटली क्या हो गया, कम हो गया। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होने से कहीं ना कहीं उनमें एक इन्फीरियरिटी आ गई कि मे बी उनका एग्जिस्टेंस ही फ्यूचर में क्या हो जाए, क्वेश्चन में आ जाए। इसीलिए अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को फिर से बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उस एडवर्सिटी को कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली, एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द स्टेट इटसेल्फ। Okay, the state system itself. So some was, asking for that we need a separate state, and some were asking that we need a separate nation altogether. Okay, so the secessionist tendency were also there. So the question mark on the integrity of the country also. So these kind of things are were very prevailing, and even still today we are facing such kind of problems. So the Bhutan was a good base for the extremists who were, working in India and trying to disintegrate India, or you can say trying to make their own state. And they were making their bases in Bhutan. So it was a challenge for Bhutan also and India also, because the Bhutan is a altogether different jurisdiction. तो इंडियन पुलिस या इंडियन सिक्योरिटी वहां जाके कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती अनलेस आपका भूटान की गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो, उनकी आर्मी के साथ कोलैबोरेशन हो। तो अल्टीमेटली ये काफी लंबे समय तक तो ऑपरेशन हुआ नहीं, बट 2003 में ये ऑपरेशन हुआ। तो क्रोनोलॉजी को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। ओके, चलिए इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो ये दोनों के लिए चैलेंज था, मतलब इंडियन आर्मी के लिए भी चैलेंज था और वहां के लिए भी चैलेंज था, और इंडिया एज अ होल के लिए चैलेंज था ये, और भूटान के लिए भी था। क्योंकि अगर इंडियन एक्सट्रीमिस्ट अगर वहां पे बेस बना रहे हैं तो वहां भी एक्सट्रीमिज्म फैल सकता है सर, वहां भी, और वहां का एथनिक कंपोजिशन भी बिगड़ेगा, वहां का डेमोग्राफी भी क्या होगा, बिगड़ेगा सर। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टाइन। तो हमने इसराइल पैलेस्टाइन या अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है एक आर्टिकल में। ठीक है, फिर भी मैं एक शॉर्ट हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जो जूस थे, जूस पूरे मोस्टली पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे रह रहे थे। जर्मनी में उनका कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली काफ़ी अच्छा था, और ब्रिटेन ने एक बेल्फर डिक्लेरेशन किया था। उस बेल्फर डिक्लेरेशन जो 1917 में हुआ था, ये डिक्लेरेशन याद रखिएगा, इसका बार बार जिक्र है, बेल्फर डिक्लेरेशन 1917। तो उसमें ब्रिटेन, क्योंकि उस समय इंपीरियल पावर था, तो ब्रिटेन ने ये कहा था कि वी विल मेक अ होमलैंड फॉर द ज्यूज। ओके, अब उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कहाँ करेंगे, बट उन्होंने ग्रेजुअली ये अपने दिमाग में बना लिया था कि उनको एक जो इसराइल या फिर जो जूज हैं उनके लिए एक नेशन क्रिएट करना है। तो क्योंकि इंपीरियलिस्ट पावर थी ब्रिटेन, तो एक मैंडेट सिस्टम होता था। उस मैंडेट सिस्टम में क्या होता था, जब भी कोई वॉर हो रहा है या फिर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, उसमें अगर कोई टेरिटरी सीज की जा रही है, तो नॉर्मली वो जो विक्टोरियस पावर्स होती थी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। ठीक है, तो इसमें एक मैंडेट सिस्टम क्रिएट किया गया था। ये नॉर्मली वर्ल्ड वॉर वन के बाद मैंडेट सिस्टम देखने को मिला। तो उसमें क्या होता था कि मैंडेट्स जो होते थे वो विक्टोरियस पावर्स को मिल जाते थे। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये जो पैलेस्टाइन वाला रीजन है, अरब वाला रीजन है, ठीक है, इसमें आपने देखा कि ओटोमन डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ये जो पैलेस्टाइन वाला रीजन था, पैलेस्टाइन इटसेल्फ, वो ब्रिटिश मैंडेट की फॉर्म में आया। तो ब्रिटिश मैंडेट की फॉर्म में आया, तो दे फाउंड दैट दैट कुड बी द एरिया वेयर वी विल मेक अ इजराइल होमलैंड। तो इजराइल होमलैंड को उन्होंने पैलेस्टाइन में बनाना है, ये उन्होंने बाद में डिक्लेयर कर दिया। तो डेफिनेटली जब एक आउटसाइड बिल्कुल है आप, और आप वहाँ आके सेटल करेंगे, तो वहाँ पे इंडिजिनस लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। और इंडिजिनस में आप देखोगे कि पैलेस्टाइन में मोस्टली मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी।
और जूस आके वहां पे सेटल होने वाले थे और सेटलमेंट स्टार्ट कर भी दिया था उन्होंने काफी हद तक, ठीक है। और ब्रिटिश को और जो अलाइड पावर्स थी उनका पूरा सपोर्ट था इसराइल को, ठीक है। तो सारे जूस के लिए एक नेशन उन्होंने बना दिया इसराइल में। और ये बनने के बाद ये हुआ कि इसराइल को बहुत छोटा सा एरिया इनिशियली मिला था, बट कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसराइल और पैलेस्टाइन में, बिकॉज वहाँ के लोकल मुस्लिम्स नहीं चाह रहे थे कि कोई आउटसाइडर यहाँ के अपने आप को सेटल करे, ठीक है। ऑल्दो हिस्टोरिकल लिंक जूस का वहां से था, ठीक है। और दोनों इस्लाम और अगर आप जो जूस का रिलीजन है, ठीक है, इसको भी देखेंगे आप, जुडाइज्म इब्राहिम रिलीजन है सर, ये भी इब्राहिम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी भी इब्राहिम रिलीजन। तो एक ना एक हिस्टोरिकल लिंकेज तो था ही, और जेरूशलम से भी रिलेशन उनका था। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वही सबसे सटीक जगह थी अकॉर्डिंग टू द अलाइड पावर्स, इसलिए उनको वहां सेटल किया गया। बट इंडिजिनस को प्रॉब्लम हुई और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि पैलेस्टाइन मोस्टली मेजोरिटेरियन इस्लामिक कंट्री था। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इस्लामिक कंट्रीज थी, स्पेसिफिकली जो गल्फ रीजन था, उस गल्फ रीजन की जितनी भी अरब कंट्रीज थी, मोर और लेस सारी कंट्रीज ने पैलेस्टाइन के कॉज को क्या किया सर, सपोर्ट किया। 1948 में जब ये इशू जो है यूनाइटेड नेशंस में गया, यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन लिया 1948 में कि सर हम टू नेशन पर जाएंगे, टू स्टेट, उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि आप इसराइल भी बना लो, आप पैलेस्टाइन भी बना लो। बट डेफिनेटली ये टू स्टेट वाले सॉल्यूशन पे दोनों ही जो साइड्स थी उनको क्या था सर, दोनों ही साइड एग्री नहीं थी उस पर। स्पेशली पैलेस्टाइन तो एग्री था ही नहीं कि सर हमारा होमलैंड है, हम इसको वापस कैप्चर करेंगे। इसराइल को ये था कि नहीं, टू नेशन में नहीं, हमको काफी बड़ा एरिया हमको क्या करना है, ऑक्यूपाई करना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो 1970 वेलफेयर डिक्लेरेशन में ही आ गया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यू चलता रहा। और ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आज इतना बड़ा हो चुका है कि आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है, इसराइल और पैलेस्टाइन में कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पैलेस्टाइन कॉज को मोस्टली इस्लामिक कंट्री सपोर्ट कर रही है, इसराइल के कॉज को मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और जो यूरोपियन पावर्स है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का सपोर्टिंग बेस अलग अलग है। और यहीं पे एक थ्योरी भी निकल के आती है वापस, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो 1992 के टाइम पे सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताया था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है सर। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यही है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आने वाले टाइम में ज्यादा एम्पलीफाइड होकर नजर आ रहा है, और अभी भी नजर आ ही रहा है, ठीक है। एक आइडियोलॉजिकल तो हमको वॉर दिख रहा है सर, कि रशिया यूक्रेन वो कहीं ना कहीं थोड़ा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, ठीक है। आइडिया इधर भी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी एक आइडिया है, इस्लामिक सिविलाइजेशन भी एक आइडिया है, ठीक है। बट स्टिल वहां थोड़ा सा जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डोमेन से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये डीप रूटेड जो आपकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनसे थोड़ा सा क्या है, जुड़ा हुआ है। ऑल्दो इसका जो सीड है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस्ड चीजों पे बेस्ड नहीं है, बट स्टिल ग्रेजुअली ये उसका क्या ले रहा है, पार्ट ले रहा है, ठीक है। चलिए, ये आप हिस्ट्री आप जान रहे हैं। उसके बाद 48 में जब यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि टू स्टेट्स बनेंगे, तो कुछ कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, कुछ ने नहीं किया। अब इंडिया का जो स्टैंड रहा है कन्वेंशनली, वो ये रहा है कि हमने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसराइल के कॉज को सपोर्ट नहीं किया, हमने हमेशा सपोर्ट किया पैलेस्टाइन के कॉज को, हिस्टोरिकली जब हम अपना स्टांस देखते हैं। और उसके पीछे रीजंस बहुत बेसिक हैं सर, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंपीरियलिस्ट पावर्स के प्रति इंडिया का कोई बहुत ज्यादा एक सिंपथी तो थी नहीं इंडिया को, ठीक है। और इंडिया को पता था कि कहीं ना कहीं हमको इंपीरियलिज्म को वापस क्या करना है, इंपीरियलिज्म को तो किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना है। इसीलिए इंडिया ने सोशलिस्टिक सिस्टम भी अपनाया अपनी इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म को अलाउ नहीं किया, बिकॉज वो जो कंपनीज को लेके, बिकॉज अगर आप कैपिटलिज्म को अलाउ करोगे तो कंपनीज वापस आएगी, ट्रेड करेगी, और कंपनीज वापस आके ट्रेड करेगी तो यही वो वाली सिचुएशन ना आ जाए जो 250-300 साल पहले हुई थी, कि एक कंपनी ही आई थी इंडिया ट्रेड करने। तो इनिशियली तो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इनिशियली तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी सर। तो प्राइवेट कंपनी आई थी, उसने अपने आप को इकोनॉमिक डोमेन से, मर्केंटलिज्म से, कैपिटलिज्म से एक्सपांड करके पॉलिटिकल डोमेन में एंट्री कर ली, जस्ट टू प्रोलिफरेट देयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे आर अर्निंग। तो इनिशियली वही हुआ था, और ये अप्रहेंशन इंडिया में था जब वो 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुए, तो कैपिटलिज्म का सिस्टम जो है दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ अ सोसाइटी लाइक इंडिया, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम। एंड अलॉन्ग विद दैट जो फो फादर्स थे इंडिया के, उन्होंने काफी लंबे समय तक पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट द स्ट्रगल, नेशनलिज्म की स्ट्रगल में। तो उनका एक सोशलिस्टिक लीनिंग था भी, तो स्पेशली पंडित नेहरू, उनका एक सोशलिस्टिक लीनिंग था। रशिया के साथ उनका काफी अच्छा क्या था,
एक बाउंडिंग था, तो वो सोशलिस्ट थे काफी हद तक, तो उनका लीनिंग था सोशलिज्म। ऑल्दो इंडिया ने ब्लेटेंटली कैपिटलिज्म को डिनाई नहीं किया और ब्लेटेंटली जो स्टेट सोशलिज्म है उसको भी अप्लाई नहीं किया। इंडिया ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम बनाया। दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बट दीज वर सम ऑफ द रूट कॉज, सम ऑफ द रीजंस दैट इंडिया ऑलवेज supported the Palestine cause rather than Israel cause, because Israel के cause को support imperialist power से ही कर रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था सर, अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम कर रहा था सपोर्ट इनको। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक ब्लेटेंट बिलीफ ये भी था कि सर आउटसाइड ने आपने मैंडेट सिस्टम का मिसयूज करके आपने वहां पे क्या कर दिया है, एक कंट्री को नेशन को स्टेब्लिश किया है, जो वहाँ की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी, जो वहाँ की नेटिव है सर, इतने लंबे समय से रह रही है। तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ ये भी था, ठीक है सर। तो इस वजह से इंडिया का शुरू से ही पैलेस्टाइन को लेकर क्लैरिटी थी कि पैलेस्टाइन जो है वो वहां पे होना चाहिए। इजराइल कॉज को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया लंबे समय तक। बट अभी आप देखोगे कि 2014 के बाद स्पेशली, ऐसा नहीं कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश नहीं होते इजराइल के साथ, नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया ने 1992 में स्टेब्लिश कर लिए थे इजराइल के साथ। बट फिर भी इंडिया का स्टांस जो पैलेस्टाइन को लेकर था वो क्लियर था कि सर हमें पैलेस्टाइन को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने कहीं जगह एब्सटेंड भी हुआ इंडिया, जहां पे इसराइल के कॉज को सपोर्ट करना था, इंडिया ने डीहाइफिनेशन फॉलो किया कि सर लग रहा है कि हाँ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप इंडिया की क्या हो सकती है, डिटेरियोरेट हो सकती है। तो इंडिया ने अपने स्टांसेस को मोर और लेस जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मेंड किया है। बट स्टिल इंडिया का मोर और लेस जो सपोर्ट रहा है वो पैलेस्टाइन को रहा है सर। दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। नाउ बिगिनिंग में जब आप देखोगे कि 1947 के बाद से या 1950s में इंडिया की रिलेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, स्पेशली अगर अपन मेजर पावर की बात करें जो कि ग्लोबल हेजेमन था उस टाइम, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही बिगिनिंग से। क्योंकि आपको पता है कि जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विच वाज क्रिएटेड post World War II, that the world was bifurcated in two parts. One is the two blocks. That is, one is the United States bloc, other one is the Soviet bloc. It was one of the political division, but the economic domain or the economic beliefs was at the core of it. That capitalism philosophy and the socialism philosophy. India said we are going to follow non-aligned movement. That's also one of the thing. Now the point is, what is the point here I'm trying to make? Point here I'm trying to make is the world was bifurcated and India faced the imperialism for almost 200-250 years. So the apprehension was in mind that the Western countries or the imperialist power should not allow to penetrate in our country. Okay, so एक जो एलिमेंट ऑफ हेट्रेड नहीं कहूंगा, बट जो डिसलाइक का एलिमेंट था वो तो डेफिनेटली था इंपीरियल पावर्स की तरफ, और वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को। इसीलिए इंडिया ने ब्लेटेंटली नहीं सपोर्ट किया, और इंडिया के यूएस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे उस समय। फिर इंडिया का 1962 जो वॉर हुआ उसमें भी आपको देखोगे कि 62 के वॉर के टाइम पे भी इंडिया को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट स्पेसिफिकली मिला नहीं। फिर 65 में जब पाकिस्तान वॉर हुआ और 71 में जो वॉर हुआ उसमें आप देखोगे मोरलेस वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया सर। और उसमें उनका भी एक बायसनेस था कि रशिया के साथ और यूएसएसआर के साथ जो एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, दे ऑलवेज वांटेड टू डिसइंटीग्रेट यूएसएसआर बिकॉज यूएसएसआर की फिलॉसफी जो है सोशलिज्म की फिलॉसफी, दैट इज समवेयर dangerous for the existence of the capitalism. If capitalism need to survive, then socialism need to be dead. This is what they believe. Okay, तो इसीलिए उनको जो गल्फ कंट्रीज हैं या फिर जो आप मिडिल एशिया है, मिडिल अर्थ है, जो एशियन गल्फ है, गल्फ वाला पार्ट है, उस रीजन में उनको कोई ना कोई ऐसे बेसिस चाहिए थे जिससे वो कि यूएसएसआर को डिसरप्ट करे, और उन्होंने अल्टीमेटली डिसरप्ट करने के लिए अफगानिस्तान को चुना सर, ठीक है। तो इसीलिए, और इंडिया को इस कॉज को इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए इंडिया की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छी रही नहीं, और इंडिया की रशिया की तरफ इंक्लिनेशन रिलेटिवली ज्यादा थी, क्योंकि इंडिया ने 5 ईयर प्लान भी वहां से अडॉप्ट किया था थोड़े इंडिया की, और इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी भी था, वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबलाइज वर्ल्ड चाह रही थी, वो ओपन अप चाह रही थी इकोनॉमी को करना, तो ये नहीं हुआ। बट 1990s में जब इंडिया में बीओपी क्राइसिस हुआ और इंडिया को ओपन अप करना पड़ा आईएमएफ से लोन लेकर, उस ओपन अप करने के बाद इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन क्या हुआ, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, ठीक है। और वो इंप्रूवमेंट आप देखोगे कि 21st सेंचुरी आने के बाद इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हुआ, स्पेसिफिकली यूएसए के साथ, ठीक है। 2006-7 में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद से काफी इंडिया की रिलेशनशिप क्या हो गई,
इंपॉर्टेंट हो गई। आज हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है सर, ठीक है। वेस्ट के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होने के बाद इंडिया का जो इजराइल पैलेस्टाइन पे स्टैंड है उसमें वेरिएशंस देखने को मिले, क्योंकि अब वेस्ट को भी बैलेंस करना है। पहले आप सिर्फ इधर बैलेंस कर रहे थे, पहले आप अपना आइडिया जो था नेम का आइडिया, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल पंचशील वाले उन पे आप चल रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड अब आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी क्या करना पड़ा, थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ा, अपने स्टांसेस को बदलना पड़ा, क्योंकि अब आपको डिहाइफनेशन इन प्रैक्टिकल फॉलो करना है, आपको अपनी डिप्लोमेटिक एड्रोइटनेस अब दिखानी है, क्योंकि अब आपको विन विन सिचुएशन दोनों साइड क्रिएट करनी है, विच इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क। तो ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड इंडिया इज सेइंग कि हाँ वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है, तो अब इसराइल के साथ भी इंडिया को रिलेशनशिप इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इसराइल को ब्लेटेंट वेस्ट सपोर्ट है, यूएसए का तो बहुत बड़ा क्या है, अलाई है इसराइल। ऑन द अदर हैंड इंडिया का गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप जो है वो रिलेटिवली अच्छा ही है, उसको भी इंडिया को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। और प्रिंसिपल आपको यही कहना है कि आप पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करो, बट इसराइल के साथ भी आपने रिलेशनशिप धीरे धीरे क्या करी सर, इंप्रूव करी। टेररिज्म एक बड़ा कंसर्न था जिसके बेस पे आप इसराइल पैलेस्टाइन वाले कॉज को थोड़ा सा क्या है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पैलेस्टाइन कॉज को इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी, बट ऑन द अदर हैंड वो बाय हुक और क्रुक सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। कुछ कंट्रीज डिप्लोमेटिक तरीके से उसका सॉल्यूशन चाह रही थी, बट ऑन द अदर हैंड कुछ जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वो नॉन स्टेट एक्टर्स बाय हुक और क्रुक पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, और इसीलिए वो टेररिज्म की और एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पे चलने लगे सर, उस कॉज को लेने के लिए। जैसे हमास वाला भी हुआ है सर, ठीक है। हमास एक पैलेस्टाइन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सर क्या है, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया सर, एयर स्ट्राइक्स करी इसराइल में, और उसके बाद ही ये पूरा जो अभी जो वॉर चल रहा है वो वॉर स्टार्ट हुआ। तो इंडिया का ब्लेटेंट अपोजिशन है कि सर टेररिज्म को तो हम किसी फॉर्म में सपोर्ट नहीं कर रहे, टेररिज्म को किसी फॉर्म में सपोर्ट नहीं कर रहे। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा स्टैंड जो है थोड़ा सा इसराइल की तरफ गया, हम और रियल पॉलिटिक हुए, हमने इसराइल को सपोर्ट किया सर, ठीक है। बट वापस रिसेंटली ये नजर आया है कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिसेंटली जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उसमें इंडिया ने वापस पैलेस्टाइन कॉज को लेकर आए हैं। और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं बता रहा हूं कि ये आप रियल पॉलिटिक पे थोड़ा सा अभी 2014 के बाद आए हो, उसके पहले आपका स्टांस क्लियर था सर, क्या पैलेस्टाइन कॉज को ही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन को आई होप समझ पा रहे होंगे। तो अभी ये क्या न्यूज है सर, इंडिया स्टैंड ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन, India stand on the Israel-Palestine. So India voted in favor of a resolution in the United Nations General Assembly that condemns Israeli settlement activities in the occupied Palestinian territory. Now, this is what you need to understand. हमने प्रीवियस आर्टिकल में अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी हिस्ट्री देखी है हमने, ठीक है। हम इसलिए अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अंदर वो 6 डे वॉर और वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, तो आप उसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें से कुछ ना कुछ एक आध चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये है कि इंडिया ने फेवर में वोट किया है एक रेजोल्यूशन पे जिसने कंडेम किया है इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटीज इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी। अब आपको पता है कि इसराइल ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पैलेस्टीनियन टेरिटरी को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। आप देखेंगे कि शुरू में जो अभी अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे, डिकेडल एनालिसिस मैप की, इसराइल पैलेस्टाइन के मैप की, तो आप देखेंगे कि इनिशियली जो है 50s के टाइम पे इसराइल बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है। आपको वेस्टर्न पार्ट में छोटा सा इसराइल दिखेगा, बट वो स्प्रेड होते होते, और बाद में योम किपुर वॉर भी हुआ, उसमें स्प्रेड होते होते आप देखोगे कि बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन आ गई है, पैलेस्टाइन का साइज बिल्कुल छोटा हो गया और इसराइल का साइज बढ़ गया, ठीक है सर। तो ये देखने को मिला है, मतलब इसराइल ने एक्सपांड तो किया है अपने आप को, और वो एक्सपांशन में उन्होंने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को क्या किया है सर, अपने अंडर ले लिया। जब वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी को अपने अंडर ले रहे हैं तो वहां पे आप देखोगे कि जो भी एक्टिविटीज वो वहां कर रहे हैं उसके लिए एक रिजोल्यूशन आया यूएनजीए में, ठीक है। और उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कंडेम किया है, मतलब उन्होंने बोला है कि सर ये सही नहीं है, ठीक है। इजरायली सेटलमेंट एक्टिविटी को कंडेम किया है ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी में, और इस रिजोल्यूशन को इंडिया ने क्या किया है, फेवर में वोट किया है। इसका मतलब मोर और लेस इंडिया ने इजरायली सेटलमेंट्स के अगेंस्ट वोट किया है, मतलब इसराइल के अगेंस्ट वोट किया है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। जबकि काफी लंबे समय से इंडिया कंटिन्यूसली इसराइल के ही फेवर में वोट कर रहा था पिछले कुछ समय से, ऑल्दो कई बार वोट फेवर में नहीं करके इंडिया एब्सटेंसिज्म शो करता था। आप अगर या तो आप यस में वोट करो या नो में करो, या आप एब्सेंटिज्म शो कर दो, ठीक है। तो वो दो तीनों में से कई बार ये होता है कि आप वहां आप वोट ही नहीं कर रहे हो, आप अवेलेबल नहीं हो,
तो ऐसे कंडीशन में होता है कि हाँ मतलब वो कंट्री थोड़ा डिहाइफनेशन चाह रही है कि वो दोनों में से किसी कंट्री को नाराज नहीं करना चाह रही, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो थोड़ा एब्सटेन कर जाती है वोट से। तो इंडिया या तो एब्सटेन कर रहा है या फिर कई बार मोस्टली फेवर में वोट कर रहा है, चीज डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है सर। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टाइटल्ड इजरायली सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम एंड द ऑक्यूपाइड सीरियन गोलन हाइट्स। अब आपको पता है, अगर योम किपुर वॉर अगर आपको याद होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें आपने देखा था कि सीरिया से गोलन हाइट को किसने ले लिया था? इसराइल ने ले लिया था, और वो अभी भी इसराइल के पास ही है। तो वो भी ऑक्यूपाइड अभी सीरियन टेरिटरी है गोलन हाइट्स, वो अभी किसके पास है? इसराइल के पास है। और ईस्ट जेरूशलम जो है वो भी किसके पास है? इसराइल के पास है। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है सेटलमेंट एक्टिविटीज, उस सेटलमेंट एक्टिविटीज को कंडेम करने के लिए ही ये लाया गया। ठीक है। वोट इन 145 इन फेवर, ठीक है सर, 145 लोगों ने फेवर में वोट किया है इसके, 7 ने अगेंस्ट किया है और 18 ने एब्सटेंशन है। ठीक है सर। चलिए और क्या है इसमें। The resolution reaffirmed that the Israeli settlement in the occupied Palestine territory are illegal, okay, and obstacle to peace and economy and social development. उसको illegal बोला गया है सर, ओके, ठीक है। प्री के लिए क्या है, प्री के लिए ढूंढते हैं कुछ। The resolution reiterated its demand for the immediate and complete cessation of the all Israeli settlement activities in all of the occupied Palestinian territory। बहुत सिंपल बात है कि भाई आप कंप्लीट सेसेशन करो, जो आपकी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी को आप क्या कर दो, छोड़ दो। ठीक है, ये उन्होंने उस रेजोल्यूशन में कहा है। इंडिया की पोजीशन इजराइल पैलेस्टाइन पे क्या है? इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ 5 ऑफ द 6 रेजोल्यूशन। 5 रेजोल्यूशन के फेवर में इंडिया ने वोट किया है। एब्सटेनिंग इन 1 रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पे इंडिया एब्सटेन किया है, और किस पे किया है? विच डील विद द इन्वेस्टिगेटिंग इजरायली प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशन फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन। तो इसराइल्स ने जो भी ह्यूमन राइट वायलेशंस किए हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी में अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन, ओके, वो रेजोल्यूशन ये था कि इसराइल ने जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं पैलेस्टीनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, उनकी क्या करवानी है आपको? इन्वेस्टिगेट करवानी है। वो इन्वेस्टिगेशन वाला जो रेजोल्यूशन था, इंडिया ने उस पर एब्सटेंटिज्म शो किया है, मतलब उस पर इंडिया ने किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं करी है। बाकी 5 में इंडिया ने फेवर में वोट करा है। ठीक है सर। इंडिया ऑल्सो reiterated India's traditional position. Now reiterated means फिर से इटरेट किया है, क्योंकि पहले से चल रही है वो पोजीशन इंडिया की। तो इंडिया ट्रेडिशनल पोजीशन ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। So reiterated India's traditional position on Israel-Palestine conflict, establishing a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within the secure and recognized borders side by side at peace with Israel. Now, look at this. So India continuously supported the peaceful Palestine, that there should be a sovereign Palestine. Now, Israel is saying, no, this land belongs to us. But India is saying, no, Palestine should be there. Okay. Now, side by side at peace with the Israel, because India have recognized Israel for a long time. Okay. In 1992, India established a diplomatic relation with them, especially with India's BOP crisis. Okay, because after BOP crisis, India took help from the IMF, and the Western countries, definitely the IMF and World Bank are dominated by the Europe and the America. So India took the help from them, and the Europe and American countries had the capitalist economy. They always wanted a big market. India was a big market, the consumption-based economy. India has a huge population. They always wanted to penetrate the Indian market. But from the very beginning, India, going on the path of the socialism. That's why India practicing the closed economy. The export imports were taking place, but the investment in India was not allowed, or allowed with a very minimal investment was allowed. So the Western countries always wanted to penetrate Indian market. That's why in 1990s, when the BOP crisis happened, the conditions were very simple to open up the economy, and ultimately India opened up. The relationship with the Western country also, improved, along with the diplomatic relation with Israel also established in 1992. So every activity which is happening, every stance which is changing in the foreign policy, always have some of the background stories attached to it. Okay. So this is the thing India is continuously supporting, that at peace with the Israel. So Israel should be there, but there should not be any conflict. There should be settled boundaries between these two countries, because once the boundaries will be settled, then there will be no more chaos. Okay, sir. So the sovereign,
independent and viable state of Palestine living within secure recognized borders side by side at the peace with Israel. Now India is saying that two state theory should be there. Okay, two state theory should be there. Past linkages. Historically, India voted against the partition of Palestine. Historically, India said no, partition should not take place, and the creation of separate state of Israel in 1948. So India voted against it because India was continuously supporting Palestine and was the first non-Arab state to recognize Palestinian Liberation Organization (PLO) as the representative of the people. So a PLO was the organization which was continuously struggling for the Palestinian cause, and India was the first non-Arab state to recognize it. Okay, all the Arab states have recognized it already, and India was the first non-Arab state to recognize Palestine in 1998 and consistently voted against Israel. India consistently voted against the Israel. That's okay, sir. This is a little bit timeline. In 1992, India established full diplomatic ties with Israel. This we discussed. While continuing to support Palestinian cause, India Palestinian cause को इंडिया ने नहीं छोड़ा. 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से बनने के बाद भी नहीं छोड़ा. ठीक है. इसराइल की देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स इजराइल्स पोजीशन. हुआ ग्रेजुअली क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन आपने बनाए, आपका इजराइल की तरफ शिफ्ट गया, बट आपने पैलेस्टीन कोस को छोड़ा नहीं. 14 के बाद आपने जब टेररिस्ट एक्टिविटीज देखी या आपने देखा कि यार अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो आपने कहा कि नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटीज के मीन्स से अगर आप इंडिपेंडेंट इजराइल पाना चाह रहे हो तो दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज वेंचर्स विल नॉट बी सपोर्टेड बाय इंडिया. Okay, because terrorism in any form should not be tolerated. This is what Indian foreign policy is. 16 में India even voted against United Nations Human Rights Commission resolution that called for an ICC, International Criminal Court investigation into Israel war crimes. तो 2016 में इजरायली वॉर क्राइम्स पे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रेजोल्यूशन आया था, आईसीसी में इन्वेस्टिगेट करवाओ इजराइल के वॉर क्राइम्स की, बट इंडिया ने उसके अगेंस्ट में वोट किया कि नहीं, उसमें जरूरत नहीं है आईसीसी में वोट अप कराने की, एंड वोटेड विद इजराइल एट द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल. ठीक है, ये तो कुछ इंस्टांसेस हैं, इनसे तो चीजें नहीं पूछी जाती वैसे. 17 प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट इजराइल. सो पीएम बिकेम द फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विजिट इजराइल. स्टेट विजिट हुआ सर फर्स्ट. देन द नेतन्याहू विजिटेड इंडिया. नेतन्याहू, यू नो, इजराइल statesman. Mr. Modi, first Indian PM to make official visits to Palestine. Palestine भी गए थे सर, first official visit है. India voted against US and Israel for an attempt to declare unilaterally all of Jerusalem as a Israeli capital. तो US और इसराइल ने एक यूनिलेटरल डिक्लेरेशन किया कि भाई जेरूशलम जो होगा इसराइल का कैपिटल होगा, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट किया. ठीक है. न्यू दिल्ली की पॉलिसीज क्लियर है सर, अबोर टेररिज्म, एक डिसलाइक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है टेररिज्म के लिए, but not to condone indiscriminate reprisal bombing even as it holds its consistent position on Palestine. जो अभी मैंने बताया वही बात है कि भैया आप उस चीज को प्रमोट नहीं करोगे, आप उस चीज को कभी प्रेज नहीं करोगे कि भैया आप बॉम्बिंग कर रहे हो रिटेलिएशन में. अगर आपको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एक्सपांशनिस्ट टेंडेंसी हुई है, तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी या बॉम्बिंग करोगे किसी तरीके की रिटेलिएशन में, दैट विल नॉट बी praised by India, that will not be endorsed by India. ठीक है. तो पैलेस्टाइन कॉज के लिए भले ही आप कर रहे हो, कॉज हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, बट बिल्कुल लीगल मींस के थ्रू, इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ. ठीक है. चैलेंजेस फॉर इंडिया. इजराइल्स लेटेस्ट डिमांड दैट मोर देन 1 million गाजा रेजिडेंट्स मस्ट इवैक्यूएट. अभी रिसेंटली आपने जो देखा है, जो पिछले 3-4-5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि सर, ठीक है, गाजा स्ट्रिप आप जान रहे हैं, अगर आप इसराइल का मैप देखेंगे, इसराइल पैलेस्टाइन वाले रीजन का मैप देखेंगे, तो इस तरीके का मैप है. देखिए कर्सर को देखेंगे पता चल जाएगा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, ये वाला. अब यहाँ आप देखोगे कि इसमें ना, यहाँ इसराइल है मोस्टली, ये इसराइल वाला पोर्शन है, इधर आपको जरूर ये मिलेगा पैलेस्टाइन, और नीचे एक रीजन मिलेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड गाजा स्ट्रिप. गाजा स्ट्रिप जो है वो भी पैलेस्टीनियन ही माना जाता है, वो भी पैलेस्टीन में ही कंसिडर होता है. तो पैलेस्टीनियन जियोग्राफिकल कोहेसिवनेस नहीं है, दो अलग अलग जगह है. गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप में आप देखोगे कि एक हमास करके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमास ने ही क्या किया, एयर स्ट्राइक करी. अब गाजा वाले रीजन में काफी सारे मतलब मोर देन 10 लाख प्लस पीपल जो है वो गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं.
अब जब हमास ने अटैक किया उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट किया, तो इसराइल ने बोला कि भैया ये जो पैलेस्टीनियन है उन सबको बोला कि यहाँ से आप क्या करो, अब निकलो, ठीक है, गाजा स्ट्रिप को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो छोड़ने वाली डिमांड है, अब क्योंकि मिलिटेंट्स ने वो किया, हमास ने किया, बट वहां पे सिविलियंस भी हैं सर, ठीक है, गाजा रेजिडेंट तो सिविलियंस हैं, तो ये तो एक तरीके की बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो ऐसे केस में जब इसराइल का स्टैंड बहुत क्लियर है कि भैया आपको वहां से खाली करना पड़ेगा, तो इंडिया के लिए अब इसराइल को और पैलेस्टाइन दोनों को बैलेंस करना एक बड़ा क्या है, चैलेंज है, क्योंकि हमास ने टेरर अटैक किया है, तो टेररिज्म को इंडिया किसी कंडीशन में क्या नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसराइल के कॉज को इंडिया ने ब्लेटेंट सपोर्ट किया, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया इसराइल के फेवर में और बोला कि किसी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, नहीं करना किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसराइल का कॉज आपने सपोर्ट किया, टेररिज्म को आपने डिनाई किया। ऑन द अदर हैंड पैलेस्टीनियंस जो वहां रह रहे हैं, जो सिविलियंस हैं, तो अब सिविलियंस की तो सर इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, जो अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो सिविलियंस पे अगर इसका रहता आता है तो वहां पे एक, अब यहाँ पे बैलेंसिंग करना, ठीक है, यहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक एडवर्टनेस दिखाना, अपने स्टैंड को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक चैलेंज है इंडिया के लिए। टेररिज्म इज अ malignancy एंड नॉन टू नोज नो बॉर्डर्स नेशनलिटी, और ये इंडिया का स्टैंड है सर, टेररिज्म को इंडिया ने सपोर्ट किया ही नहीं, भैया एक डिजीज की तरह है सर, कोई बॉर्डर नहीं समझता, नेशनैलिटी नहीं समझता, रेस नहीं समझता, ठीक है। द वर्ल्ड शुड नॉट बाय इनटू द जस्टिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को किसी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। टेररिज्म शुड नॉट बी जस्टिफाइड कि भैया आप मेरे नेशनल कॉज के लिए है टेररिज्म, शुड नॉट बी जस्टिफाइड। ओके, जीरो टॉलरेंस अप्रोच है, इंडिया has always stood for two state solution in sync with the Arab world in its normalization with Israel, ठीक है। I2U2 के बारे में कल हमने बात की थी, अब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद हुआ था सर, अब्राहिम अकॉर्ड्स में भी यही हुआ था, अब्राहिम अकॉर्ड हुई इसीलिए थी कि सर आप जो ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, इस रीजन में थोड़ा सा पीस आप कोशिश करो। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको क्या किया था, मीडिएट किया था, यूएई था उसमें, बहरीन था, इसराइल था, यूएई, बहरीन, इसराइल, और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, उसको मीडिएट किया था। इसमें क्या हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे यूएई और इसराइल के बीच में, ठीक है, ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट इस रीजन में बने, कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन बनेगा, तो फिर वहां पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है सर। तो दिस इज योर अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सर। इसकी जो प्रीवियस आर्टिकल है जिसमें हमने बहुत सारा, आई थिंक इसराइल के कुछ फेस्टिवल्स भी डिस्कस किए थे, वो जो इवेंट हुआ था, इंसिडेंट जो हुआ था, ठीक है, एयर बॉम्बिंग वाला, उसको आप देखना, उसमें क्योंकि काफी कुछ था प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग सर आप जानते होंगे, लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री है, और लग्जमबर्ग अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आप लग्जमबर्ग को देख पाएंगे, बहुत क्या बोलते हैं, यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप जब आप देखेंगे, नॉर्दर्न यूरोप तो क्या कहूँ मैं, फ्रांस आप देखेंगे, फ्रांस, ठीक है, ये देखिए, ये आप कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये आपको फ्रांस दिखेगा, फ्रांस, ठीक है, और फ्रांस के इस तरफ आपको वापस क्या दिखेगा, इधर जो यूनाइटेड किंगडम है वो ऊपर अलग से आइलैंड दिखता है, ये आपको फ्रांस दिखेगा, ठीक है। फ्रांस के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक और कोस्टल कंट्री दिखेगी, फ्रांस के ऊपर यहाँ दिखेगा आपको बेल्जियम, दिखेगा सर, और बेल्जियम से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वापस एक कोस्टल कंट्री दिखेगी, नीदरलैंड्स। तो यहाँ फ्रांस दिखता है, यहाँ छोटा बेल्जियम दिखता है, और बेल्जियम के ऊपर दिखता है नीदरलैंड्स, ठीक है, और इधर आपको दिखता है जर्मनी, क्या दिखता है, जर्मनी, ठीक है सर। तो आप देखेंगे यहाँ फ्रांस दिख रहा है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, बेल्जियम दिख रहा है, इधर नीदरलैंड दिख रहा है, और इधर दिख रहा है जर्मनी, और यहाँ बीच में एक छोटी सी कंट्री दिखती है, ठीक है, जो बेल्जियम के बिल्कुल साउथ ईस्ट में बोल सकते हो, उस वो है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है सर, ठीक है, इधर आपको फ्रांस दिख रहा है, इधर आपको बेल्जियम, इधर नीदरलैंड, इधर आपको जर्मनी दिख रहा है, और बीच में छोटा सा दिखता है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग पहली बात तो लैंडलॉक कंट्री है, कोस्टल एरिया नहीं है, और क्या है दूसरी चीज, कोस्टल नहीं है सर, ये ध्यान रखना, ठीक है, और छोटी सी कंट्री, बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक। तो लग्जमबर्ग से रिलेटेड क्या न्यूज है सर, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड लुस फाइडेन फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। ओके सर, लग्जमबर्ग में इलेक्शन हुए हैं, वहां न्यू पीएम इलेक्ट हुए, तो मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है। लग्जमबर्ग इज अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, छोटी सी कंट्री, अभी बताया, लैंडलॉक्ड बाय बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी। तो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से लैंडलॉक्ड है, अभी देखा था, नीदरलैंड थोड़ा ऊपर आ जाता है, नीदरलैंड थोड़ा ऊपर आ जाता है। अगर इसका बाउंड्री, लैंड बाउंड्री किस किस से लग रहा है,
तो आप देखोगे कि लैंड बाउंड्री आप देखोगे इधर जो अपन ने फ्रांस देखा था फ्रांस से लग रहा है, यहाँ बेल्जियम देखा था बेल्जियम से भी लग रहा है, नीदरलैंड ऊपर आ जाता है, नीदरलैंड से इसका बाउंड्री नहीं लग रहा है, इधर फिर कौन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, तो बेल्जियम फ्रांस और जर्मनी तीनों से इसका बाउंड्री लगता है लग्जमबर्ग का। ठीक है सर, मेडिटेरेनियन वाला रीजन है सर, मोस्टली रूरल है सर, रूरल है मोस्टली, अर्बन वहां पे सेंटर्स आपको रिलेटिवली कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, विद डेंस एडेनिस फॉरेस्ट, अब ये एडेनिस फॉरेस्ट वहां पे आपको देखने को मिलता है, ये चीजें प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं सर, एडेनिस फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, लग्जमबर्ग में। नेचर पार्क्स इन द नॉर्थ, रॉकी गॉर्जेस ऑफ द मुलेरथल रीजन, ये मुलेरथल रीजन वहां पे आपको मिलेगा, और वहां पे रॉकी गॉर्जेस मिलेंगे। गॉर्जेस क्या होती है सर, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, गॉर्जेस नॉर्मली होती है एक नैरो वैली होती है, वैली होती है नैरो। ठीक है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली नॉर्मली रॉक्स के बीच में आपको जॉर्जेस देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्मली रॉक्स के बीच में मिलती है, तो यहाँ पे गॉर्जेस भी मिलेगी आपको मुलेरथल रीजन में। ये रीजन्स के नाम सर याद रखना थोड़े से। ठीक है, ऑल्दो इस मच दिस मच डिटेल में तो नहीं जाता वो, बट स्टिल यू कैन नॉट गो विद यूपीएससी, वो कुछ भी पूछ सकता है, और क्योंकि न्यूज में है तो पूछ सकता है। तो आर्डेनिस फॉरेस्ट याद रखिएगा लग्जमबर्ग में है। उसके बाद रॉकी गॉर्जेस आपको मुलेरथल रीजन में आपको देखने को मिलेगी। गॉर्जेस मतलब एक जो क्या बोलते हैं एक नैरो वैली होती है। ठीक है, नैरो वैली होती है। ठीक है, स्टीपी या रॉकी वॉल्स उसके दोनों तरफ होती है, वो आपको नॉर्मली क्या होता है, गॉर्जेस होती है। इन द ईस्ट एंड द मोजले रिवर वैली इन द साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट रीजन में ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है उसका, यहाँ पे ये मोजले रिवर, अब ये मोजले रिवर जो है ये क्या बोलते हैं सिर्फ इसी में लग्जमबर्ग में नहीं है। ठीक है, ये वैली आपको यहाँ मिलेगी और ये यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो इस मोजले रिवर का आप क्या देखोगे, मैप चेक करोगे कि सर ये कहाँ से कहाँ जा रही है, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, आई थिंक ये फ्रांस भी जा रही है और नीदरलैंड में भी है, ये इसको आप चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आपका सेल्फ टास्क है, इनको बना लीजिएगा। इस रिवर को तो डेफिनेटली बनाइए क्योंकि रिवर से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है। वर्ल्ड की टॉप 5 रिवर्स आप देख ही लें, यूरोप की रिवर्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो यूरोप की जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, उनका ड्रेनेज एरिया कहाँ से बह रही है, कहाँ उसका ड्रेनेज अल्टीमेटली हो रहा है, इनको ध्यान रखिएगा। यूरोप की रिवर्स का देखिएगा सर। ठीक है, यूरोप की रिवर्स से क्वेश्चन आ सकता है। फोर्टिफाइड मेडिवल ऑल टाउन है सर। ठीक है सर, ये तो पुरानी चीजें पूछ रहा है आपको। हाँ डेफिनेटली, आप अगर लग्जमबर्ग कभी आपको मौका मिलेगा फ्यूचर में जाने का, तो डेफिनेटली आप वहां देखेंगे कि काफी आपको ओल्ड टाउन्स फोर्टिफाइड आपको मिलेंगे वहां पे, जो काफी सुंदर लगता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स ग्लोबली, ये है इंपॉर्टेंट है, छोटा है पर बहुत काम का है, तो फाइनेंशियल सेंटर है वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट। Several Indian companies have raised capital by issuing global depository receipt at the Luxembourg Stock Exchange. अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट थोड़ा। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, किसी को पता है सर डीडीआर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट? आप बताएंगे, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। नो आइडिया, चलिए। जीडीआर क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, देखो। सर यस, सर जीडीआर एक इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट टाइप का होता है, जैसे सर्टिफिकेट जो डिपॉजिटरी बैंक्स को मिलता है जब वो फॉरेन कंपनीज में शेयर्स परचेस करते हैं या फिर वहां पे डिपॉजिट करते हैं किसी सर्टेन अमाउंट अकाउंट्स में, किसी एक अकाउंट में। ओके, हाँ, मोरलेस करेक्ट बताया आपने। ठीक है, तो जीडीआर क्या होता है, आपने एडीआर सुना होगा, एडीआर, गुड शुभम, एडीआर आपने सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी, आपने पी नोट्स सुना है ना सर, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स पे हमने बात करी थी कि अगर कोई फॉरेनर है, अगर कोई फॉरेनर है वो इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, अब अगर इंडियन कैपिटल मार्केट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी में पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, तो वो सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद वो एफआईआई बनेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, या एफपीआई भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो एफआईआई या एफपीआई, तो जो एफआईआई और एफपीआई है वही लोग इंडिया के मार्केट में क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, कोई भी आके नहीं कर सकता। ठीक है, अब मान लो कोई फॉरेनर है और वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको वो प्रोस्पेक्ट देखता है इंडियन मार्केट में,
बट इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पूरे प्रोसीजरल एस्पेक्ट से आना पड़ेगा, पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, एफआईआई या एफपीआई में आना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। पर वो कह रहा है नहीं यार, ये रजिस्ट्रेशन का झंझट मुझे नहीं करना है। तो वो क्या करता है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एफपीआई एफआईआई, उनके पास जाता है, उनको बोलता है भैया देखो मेरा पैसा है, उधर इन्वेस्ट कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है कर देंगे। तो वो इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये पैसा अगर इनको देगा एफआईआई को, तो इनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। तो ये जो सिक्योरिटी देते हैं, उसी सिक्योरिटी को कहते हैं पी नोट्स। क्या कहते हैं? पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कि भैया तुम जो हो हमारे थ्रू इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बीच में मीडिएटर की तरह हो जाते हैं। तो ये पर्सन जो होते हैं, जो एफआईआई या एफपीआई, जो वो इन्वेस्टर को इशू करते हैं, वो कहते हैं पी नोट्स। उसको क्या कहते हैं? पी नोट्स। इसको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इस पर पी नोट की जो वैल्यू होगी वो इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर डिपेंड करेगी। पी नोट्स की खुद की कोई रिटर्न की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी है सर। डेरिवेटिव हमने देखा था, डेरिवेटिव वो होते हैं जिसमें उसके खुद के ऊपर कोई उसका जो रिटर्न डिपेंड नहीं करता, वो किसी और अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। तो जब पी नोट इस पर्सन ने इस एफआईआई को दिए हैं, उस एफआईआई ने उस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया है, तो इस पी नोट पे कितना रिटर्न मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि ये पर्सन का आगे पैसा मार्केट में कहाँ जा रहा है। समझ गए? तो ये जो रिटर्न पी नोट पे मिलने वाला है, वो अंडरलाइंग एसेट उसका क्या है, मार्केट, इंडियन मार्केट में जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बेस पे उसको रिटर्न मिलने वाला है। गॉट इट सर? तो ये होता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि डेरिवेटिव तो है क्योंकि अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड कर रहा है, पहला। और सेकंड, ऑफशोर क्यों है? क्योंकि इंडिया से बाहर के पर्सन का पैसा आ रहा है। तो पी नोट्स को ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं सर। ठीक है, सिमिलरली इसका बिल्कुल उल्टा सिचुएशन करो। कोई इंडियन पर्सन है या फिर कोई और कंट्री का पर्सन है, वो मान लो अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहता है। कहाँ करना चाहता है? अमेरिकन मार्केट में। अब अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी वापस उसके पास क्या है, प्रॉब्लम है सर। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट अमेरिकन में इन्वेस्ट नहीं करता, वो अमेरिका के किसी बैंक से क्या करता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डीलिंग कर रहा है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या करता है, वो जो मनी है वो मनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उस मनी को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उस मनी का क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको प्रोवाइड करता है। वो वाला जो पैसा उसके पास है, उस पैसे को वो आगे क्या करेगा, सॉरी मैं उल्टा बता दिया, सॉरी, वेट फॉर ए मोमेंट। एडीआर में बता रहा हूं ना आपको, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में इंडियन पर्सन जो है वो, वेट फॉर ए मोमेंट, लेट मी चेक। एडीआर एंड जीडीआर, मैं ऑपोजिट बता दिया हूं आपको। एडीआर में अमेरिकन बैंक्स में या अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप मनी प्रोवाइड करोगे। वेट फॉर ए मोमेंट ना, लेट मी चेक। हाँ ये वही है एग्जैक्टली exactly. ठीक है सर, अभी जो मैं बता रहा था ना कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, एक किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर के थ्रू क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। जब वो ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा तो ब्रोकर उसको जो प्रोवाइड करेगा दैट वुड बी एडीआर। अगर अमेरिका का केस है तो वो एडीआर प्रोवाइड करेगा, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट। फिर वो जो रिसीट, उस जो मनी उसको मिला है, उस मनी को वो आगे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है सर। तो अगर अमेरिकन इंस्टीट्यूशन या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर इन्वॉल्व है तो उसको एडीआर कहा जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो इन्वेस्टर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा, वो इंस्टीट्यूशन उसको जो देगा सिक्योरिटी की फॉर्म में, वो उसका क्या होगा, एडीआर होगा। फिर वो इंस्टीट्यूट उसको मार्केट में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, दैट इज एडीआर। तो एडीआर अमेरिका स्पेसिफिक केस में होता है। ठीक है, और जीडीआर जो होता है वो ग्लोबल डिपॉजिटरी है। इसका मतलब है कि वो ग्लोबली किसी अदर मार्केट में भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल्दो इसको स्पेसिफिकली भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है, तो वो उस कंट्री के फाइनेंशियल मार्केट में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है सर।
तो जीडीआर भी इशू किया जा सकता है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो सेवरल इंडियन कंपनीज हैव रेज्ड कैपिटल, तो इंडियन कंपनीज ने भी कैपिटल रेज किया है जीडीआर इशू करके लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है सर। तो एडीआर और जीडीआर दोनों, एक्चुअली एडीआर भी एक तरीके का जीडीआर ही है, ठीक है। जीडीआर बस ये है कि आप ओवरऑल मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेसेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेसेस पे इन्वेस्ट करने के लिए भी वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसका तो डेफिनेटली उसमें इंटरवेंशन रहेगा ही। तो जीडीआर एक जनरल टर्म है, एडीआर अमेरिका स्पेसिफिक टर्म है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए स्पेसिफिक टर्म बनाओगे तो वो भी बन जाएगा। तो एडीआर और जीडीआर मोर और लेस क्या है, एक जैसे ही है, बस ये इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है सर। तो इंडियन कंपनीज भी वहां से कैपिटल क्या कर सकती है सर, रेज कर सकती है, ठीक है सर। और मैं इसको क्लासरूम वाले में थोड़ा अच्छे से बता दूंगा, अभी क्या है ना लिखने में थोड़ा इशू है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, लग्जमबर्ग से काफी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो आ रहा है। थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है सर एफपीआई का, ये ध्यान रखिएगा। लग्जमबर्ग इज द थर्ड लार्जेस्ट एफपीआई सोर्स इन इंडिया। अब ये वेरिएबल है सर, चेंज होता रहता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप एकदम वैसे इतनी सटीकता से नहीं पूछता है कि थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम चेंज होता रहता है, इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, ठीक है। तो टॉप 5 टॉप 10 ऐसा पूछता है, ठीक है। इंडिया लग्जमबर्ग का रिलेशनशिप सर क्या है, बोथ नेशंस हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कोलैबोरेशन, स्टील सेक्टर में दोनों का कोलैबोरेशन है सर, ठीक है। बेल्जियम लग्जमबर्ग इकोनॉमिक यूनियन, ये उन दोनों कंट्रीज की यूनियन है, उस यूनियन में क्या है, बोथ कंट्रीज लुक फॉरवर्ड टू द 17 जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बिटवीन इंडिया एंड दिस, दैट्स ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंसेस में क्या है, सीएसएसएफ, सीएसएसएफ जो है वो वहां का सेबी है, ठीक है, वो वहां का क्या है, सेबी है, और इंडिया का सेबी है ये। तो वहां का जो सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है और इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर है, वो दोनों के बीच में क्या है, टाइज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है सर। ये तो बेसिक चीजें हैं। लग्जमबर्ग से क्वेश्चन मेंस में पूछा जाए इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत रेयर, क्योंकि छोटी सी कंट्री है, ठीक है। प्रीलिम्स में इसकी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को आप थोड़ा देख लेना। ट्रेड रिलेटेड रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि ट्रेड रिलेशन रिलेटेड किसी कंसर्न से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ना तो ट्रेड है। बट हाँ, एफपीआई में देखो बता रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट में है मामला। चलिए, और क्या है, क्रूशियल लिंक बिटवीन इंडिया फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इन वर्ल्ड वाइड मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है सर लग्जमबर्ग। तो फाइनेंशियल सेंटर है, इसका मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर या इंडिया के फाइनेंस सेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं वहां पे क्या मिल सकता है, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस मिल सकता है, वहां आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एक क्रूशियल लिंक हो जाता है इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री और वर्ल्ड वाइड मार्केट के लिए, क्योंकि वो बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है सर, ठीक है। स्पेस कॉर्पोरेशन, डिजिटल कॉर्पोरेशन, डिजिटल इंडिया जैसे चल रहा है वैसे डिजिटल लग्जमबर्ग भी चलता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हैं, ये तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऐसा कुछ डीपली नहीं है इसमें। ओके, आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल। मिलेट्स आप जान रहे हैं सर, मिलेट्स क्या होती है, ठीक है। मिलेट्स क्या होते हैं सर, मिलेट्स जो है न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं इनको। आप जानते हो कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिनेरियो है, इंडिया के एग्रीकल्चर सिनेरियो में हमने प्रीवियसली बात करी थी, इंडिया का जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है, ठीक है, उस क्रॉपिंग एरिया या में आप देखोगे कि नियरली जो बहुत बड़ा एरिया है उसमें राइस और वीट कल्टीवेशन ज्यादा होता है। इंडिया में 1950s के बाद से आप देखोगे कि फूड क्राइसिस थी शुरू में सर, बिगनिंग में हमारे पास प्रोडक्शन हमारे पास इतना ज्यादा था नहीं, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमारे पास क्या नहीं थी, ऐसी वेराइटीज नहीं थी सीड्स की कि बम्पर प्रोडक्शन हो सके, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो फीड करने के लिए आपको कई बार जो प्रीवियसली इंपीरियलिस्ट पावर रही है वहां से वो क्या करते थे, एड भेजते थे, या आप खरीदते भी तो इंपोर्ट भी करते थे। तो फिर भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी। पर फिर जब ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, उस ग्रीन रिवोल्यूशन में आपने देखा कि आपने HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को क्या किया, इंप्लीमेंट किया, और उनको इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि आपकी क्रॉप्स क्या हुई, क्रॉप्स में प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी आई कि भैया अब हम क्या है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, जितना जरूरत है कंट्री में उतना हम क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, और लोगों को इनफ इनफ प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। बट आप यहां देखोगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे मोस्टली इतनी सारी सीरियल्स हैं, बट फोकस पूरा का पूरा वीट और राइस पे ही रहा, वीट और
राइस पे। और व्हीट और राइस के साथ साथ आप देखोगे ग्रीन रिवोल्यूशन की एक बड़ा जो ड्रॉबैक था, पहला ड्रॉबैक तो यही है कि फोकस सिर्फ किस पे रहा, व्हीट और राइस पे ही रहा, ठीक है, क्योंकि यही स्टेपल फूड में ज्यादा यूज हो रहे थे। तो व्हीट और राइस पे फोकस रहा पहला। और दूसरा ये है कि मोस्टली ग्रीन रिवोल्यूशन जो है उसका स्प्रेड जो है वो या तो आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिला। नॉर्थ वेस्टर्न में आप क्या देखोगे, आप देखोगे पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिला, और या फिर आपको फिर साउदर्न स्टेट्स में मिला, ठीक है। ये दो ही रीजन में आपको ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन का स्प्रेड देखने को मिला। ईस्टर्न रीजन में आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला, ठीक है। और आप सेंट्रल इंडिया में भी आपको बहुत ज्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। मेजर इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो मिला नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, मतलब पंजाब हरियाणा वाला रीजन, थोड़ा यूपी भी ले लो उसमें, और अदर आपको मिला साउदर्न में, ठीक है सर, आंध्र प्रदेश और इस रीजन में देखने को मिला। तो ये दो बड़े ड्रॉबैक्स थे ग्रीन रिवोल्यूशन के। एक तो डाइवर्सिफाइड नहीं था, सिर्फ व्हीट पे और राइस पे आपने फोकस किया, व्हीट और राइस का प्रोडक्शन आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ऑन द अदर हैंड आपका जो रीजनल डिस्पैरिटी थी वो भी नजर आई। तो ये दो बड़ी कमियां थी। अब हुआ क्या कि राइस और व्हीट पे जब हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, तो क्योंकि राइस और व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा है, स्टेपल फूड भी है, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, तो इसका जो कंजम्पशन है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सरप्लस में हम आए, हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया, दैट्स ओके, गुड थिंग। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप अगर राइस को देखेंगे या पैडी जिसको कहते हैं सर, पैडी, तो पैडी का जो एक मेजर सीजन होता है वो होता है ये रबी क्रॉप है सर। रबी है, रबी है कि खरीफ है? मॉनसून क्रॉप है ना सर। मॉनसून क्या होता है, रबी होता है खरीफ होता है? हेलो, खरीफ। खरीफ होता है ना। जी। तो सर मॉनसून के टाइम पे इसको क्या करेंगे, इसका सोइंग सीजन आएगा और उसके बाद इसको अच्छा खासा पानी चाहिए, पैडी को अच्छा पानी चाहिए सर, पैडी को चाहिए पानी। खरीफ क्रॉप है, पानी चाहिए। और पैडी में तो आपने देखा ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है और करीब करीब पानी में ही उगता है, तो पानी काफी चाहिए। नियरली 1 किलोग्राम ऑफ, अल्टीमेटली इवेंचुअली 1 किलोग्राम ऑफ राइस आपको उगाने के लिए करीब करीब ऑन एन एवरेज 3000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए। 3000 लीटर्स, 1 किलोग्राम ऑफ राइस उगाने के लिए, उगाते टाइम उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इतना पानी चाहिए, तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। पानी भी चाहिए और इसके लिए स्पेसिफिक सॉइल भी चाहिए। सॉइल और पानी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ रहा है व्हीट। व्हीट में ठीक है, रिलेटिवली राइस के रिलेटिवली कम पानी चाहिए, पानी फिर भी इसमें चाहिए। ये मेजर रबी क्रॉप है, ठीक है। ये कब कब बोई जाती है, इसका सोइंग सीजन नॉर्मली दीपावली के बाद आता है। दिवाली के बाद आप देखोगे कि नवंबर दिसंबर के टाइम में इसका सोइंग सीजन आता है, जब खरीफ की हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद आता है। इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसमें दोनों को वाटर चाहिए सर। पैडी तो वाटर इंटेंस क्रॉप है, मतलब पानी ज्यादा चाहिए, और पानी ज्यादा चाहिए तो सर प्रॉब्लम है। हमारे पास अदर क्रॉप्स अवेलेबल थी जिन पे हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है मिलेट्स। मिलेट्स जो कि न्यूट्री सीरियल्स हैं, और ये न्यूट्री सीरियल हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशियस है एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। और राइस और व्हीट में आप देखोगे कि आपको बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए भी क्या है, राइस और व्हीट का ओवर कंजम्पशन क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। जो फैट कंटेंट है वो भी रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है, और न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो मिलेट्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इसके अलावा मिलेट्स जो है वो ज्यादा कंड्यूसिव है फॉर मतलब एरिड रीजन, मतलब आपको पानी कम भी होगा, आपकी सॉइल की न्यूट्रिशन क्वांटिटी कम भी होगी, फिर भी मिलेट्स को आप क्या कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। तो क्लाइमेट रिलेटेड मामलों में भी ये कंड्यूसिव है, अलोंग विद ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए भी सबसे क्या है, बढ़िया है सर। इनमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए इंडिया ने मिलेट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर 2023 जो था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया था सर, ठीक है। तो मिलेट्स को आपको ध्यान से अभी पढ़ना है। मिलेट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 जो था वो क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या है सर, इंडिया और आसियान तो आप जान ही रहे हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें सर 10 नेशंस है, और अभी रिसेंटली नए नेशंस को ऐड भी किया गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, ठीक है सर, क्या है, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ मिलेट फेस्टिवल इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इंडिया ने एक मिलेट फेस्टिवल लॉन्च किया है टू रेज अवेयरनेस फॉर मिलेट्स, मिलेट्स की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। द एग्जीबिशन एम्स टू फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन आसियान कंट्रीज, ठीक है सर, प्रमोट सस्टेनेबल मिलेट प्रैक्टिस, ठीक है, ये समझ आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, सस्टेनेबल मिलेट प्रैक्टिस को प्रमोट करना है।
इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। तो किसी को कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए वो स्टेप है, किसके लिए? जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। ठीक है, 2023 में ये अडॉप्ट किया गया था एक स्टेटमेंट, ठीक है, और वो है फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है, न्यूट्रिशन को स्ट्रेंथन करना है रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। किसी भी आपको पता है मल नरिशमेंट, आप आसियान कंट्रीज में भी मोस्टली क्या है सर, आपको स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिलेगी, मतलब मल नरिशमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कंट्रीज है सर, इंडिया में भी आपको डेवलपिंग कंट्री है तो स्टंटिंग और वेस्टिंग देखने को मिल ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो मल नरिशमेंट की क्राइसिस है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एड्रेस करते हुए चलना है। दूसरा, आपने देखा कि अभी जो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे आपने वल्नरेबिलिटी वापस क्या हो गई, बढ़ गई। मल नरिशमेंट, क्योंकि हमारा पूरा एक तो आपका ऑर्डिनरी लाइफ चल रहा होता है, तो आप प्रॉब्लम से फोकस कर पाते हो जो जिनको आपको फ्यूचर में एड्रेस करने हैं। बट अगर इमीडिएटली कोई बड़ी क्राइसिस आ जाती है तो जो फ्यूचर में आप कर्टेल करने वाली क्राइसिस होती है उनके ऊपर से आपका ध्यान हट जाता है, इमीडिएट क्राइसिस पे चला जाता है। तो जो मल नरिशमेंट हो गया, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो चिल्ड्रन में हो, चाहे वो एल्डरली पीपल में हो, चाहे वो यंग पीपल में हो, तो ये जो मल नरिशमेंट वाली प्रॉब्लम थी, इस मल नरिशमेंट पे हमारा ध्यान बहुत ज्यादा नहीं गया। क्राइसिस के टाइम पे बहुत हुआ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको लॉन्ग टर्म में हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएट क्राइसिस आने की वजह से हम उन पे ध्यान नहीं दे पाए। तो वो जो उनकी सेवेरिटी थी वो पोस्ट पेंडेमिक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब जितना आपने अटेंड किया था, आप 2-3 साल वापस पीछे चले गए, तो आपको वापस उसको अटेंड करके आपको प्री कोविड सिचुएशन लाने में वापस 1-2 साल लग रहे हैं। ठीक है सर, तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक सर एक क्या है, जॉइंट स्टेटमेंट था। अब मिलेट्स के बारे में आप जान रहे हैं, स्मॉल ग्रेन सीरियल फूड क्रॉप्स है, न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं सर, न्यूट्रिशन काफी अच्छा होता है इनमें, वैरायटी बहुत सारी है, ज्वार बाजरा रागी, ये 3 इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, मेजर यही है, ज्वार बाजरा और रागी, मंडुआ भी बोलते हैं इसको। माइनर मिलेट्स में तो बहुत है, कांगनी, चीना, कोडो, ठीक है, सवा, सनवा, अलग अलग कहीं कुछ कुछ रीजनल नाम्स भी हैं इनके, तो मगअप नहीं करना है। बट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ज्वार बाजरा रागी ये तीनों तो मेजर है, मेजर मिलेट्स है। ठीक है, मिलेट्स का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, आप मैप में देखेंगे, अपना एटलस खोलेंगे, एटलस में पूरे मैप्स हैं सर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैप तो आप देख ही लेना कि कहाँ कहाँ कौन सा रीजन है। आपको राइस रीजन बता रखा है, आपको वीट का रीजन बता रखा है, मिलेट्स का रीजन बता रखा है, लेंटिल्स का भी बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ उग रहा है इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्वार बाजरा और रागी तीनों का देख लेना, बाकी सबका तो दिया भी नहीं होगा, इन तीनों का दिया होगा। चलिए, कंडीशन फॉर मिलेट्स कल्टीवेशन, क्लाइमेट कंडीशंस तो सिंपल है सर, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मत कुछ याद करो, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में ग्रो हो जाता है। मीन टेम्परेचर 26 to 29 डिग्री ड्यूरिंग द ग्रोथ इज बेस्ट। ठीक है, तो 25-26 डिग्री जो इंडिया का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ये मोस्टली। ठीक है, हिली रीजन में नहीं जाओ, अगर आप सेंट्रल हिंदी हार्टलैंड में रहोगे तो आपको ये वाला टेम्परेचर नॉर्मली मिल ही जाएगा। ठीक है, साउथ में भी आपको मिलेगा कई जगह पे, तो ये बेस्ट है। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट, गुड क्रॉप यील्ड, अच्छी क्रॉप यील्ड के लिए ये सही है। वाइड अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट सॉइल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। भाई ऐसा नहीं है जैसे कुछ कुछ क्रॉप्स हैं कि भैया उसी सॉइल में उगेगी, एलुवियली सॉइल चाहिए या सैंडी सॉइल ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इसकी अडेप्टेबिलिटी है डिफरेंट सॉइल के लिए, तो सॉइल को से रिलेटेड भी ऐसा नहीं कि भाई वही चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रॉम वेरी पुअर टू वेरी फर्टाइल, वेरी पुअर में भी उग जाएगा, वेरी फर्टाइल में भी उग जाएगा। इट कैन टॉलरेट अ सर्टन डिग्री ऑफ एल्कलिनिटी, अब सॉइल की एल्कलिनिटी होती है तो एक सर्टन डिग्री तक वो भी क्या कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। हाँ, एक्सट्रीम एल्कलिनिटी रहेगी तो नहीं ग्रो कर पाएगा, उसमें तो किसी भी क्रॉप को दिक्कत आएगी। द बेस्ट सॉइल आर एलुवियल, लोमी एंड सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज, तो ये बेसिक सॉइल्स है। ठीक है, जो आपको मिलनी चाहिए। सारी क्रॉप्स की कंडीशन अलग अलग होती है, बट मैं आपको कहूंगा कि आपके पास एक छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स का देख लीजिए, पैडी का देख लीजिए, वीट का देख लीजिए, मिलेट्स का देख लीजिए, लेंटिल्स का देख लीजिए कि इनके लिए क्या कंडीसिव है। ठीक है, ये और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप एनालिटिकल इंडिया का मॉनसून अगर आपको पता है, इंडिया का सॉइल स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पता करना कि इंडिया के कौन से रीजन में कौन सी क्रॉप्स जो है वो कंड्यूसिव है, वहां उग सकती है। ठीक है, इको फ्रेंडली क्रॉप्स है, मिलेट्स कैन ग्रो इन एरिड लैंड्स विद मिनिमल इनपुट्स एंड आर रेजिलिएंट टू चेंज इन द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है सर, अगर क्लाइमेट चेंज उनको मिल रहा है तो उनको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाईली न्यूट्रिशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिलेट्स कंटेन 7 to 12% प्रोटीन। ओके सर, प्रोटीन काफी अच्छा है, 7 to 12% प्रोटीन इज काइंड ऑफ गुड।
2 to 5% फैट कंटेंट सर कम है, ठीक है, फैट कंटेंट कम है विच इज ऑल्सो गुड। 65 मतलब जितना चाहिए उतना ही है। 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट सर एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन ग्रोथ देगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देंगे। 15 to 20% डाइटरी फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर्स है इसका मतलब डेफिनेटली ये आपको जो आपको कॉन्स्टिपेशन और ये जो रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं वो सब इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि डाइटरी फाइबर्स हैं इसमें। तो फाइबर इज गुड फॉर द, ये आपके क्या बोलते हैं पाचन तंत्र के लिए अच्छा है सर, डाइटरी फाइबर है। तो आप अगर कंपेयर करोगे राइस से और व्हीट से तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है सर, ठीक है, हाईली न्यूट्रिशियस है। फिर आ रहा है हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट, मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन जान रहे हैं क्या होता है? ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो नेचुरली फाउंड होता है। आप अगर व्हीट में देखोगे, राइस में देखोगे तो आपको नेचुरली उसमें वो मिलेगा, व्हीट में मिलेगा सॉरी, ठीक है, राइस में नहीं होता शायद, व्हीट में होता है। व्हीट में होता है, बार्ले में भी होता है, राई में होता है। तो ये एक ग्लूटेन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो और इसका मेन जो होता है ये एक तरीके का बाइंडर की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक बाइंडर होता है, जो फूड आप इंटेक करते हो उस फूड को क्या करता है, ये एक तरीके से फूड को होल्ड करके रखता है टुगेदर, ठीक है, फूड को टुगेदर होल्ड करके रखता है। अब देखिए ग्लूटेन पर से इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, बहुत हार्मफुल नहीं है। बट हाँ, ग्लूटेन होने से वो फूड को बाइंड करके रखता है, तो डिसइंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सर। तो डिसइंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर हो सकता है कि वापस जो अदर इश्यूज हैं आपके कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लूटेन जो नेचुरली अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हार्मफुल है, ठीक है, अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हो। बट हाँ, आफ्टर अ सर्टेन एज हो सकता है कि वो आपको दिक्कत करे सर, ठीक है। और मिलेट्स ग्लूटेन फ्री है, मतलब वो जो बाइंडिंग एजेंट है वो वहां पे मिसिंग रहेगा, तो डिसइंटीग्रेशन इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, ये ध्यान रखना सर, ये इसमें से क्वेश्चन फिल्म्स में आ सकता है। मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री एंड नॉन एलर्जेनिक। नॉन एलर्जेनिक मतलब आपको एलर्जिक एजेंट्स भी नहीं है उसमें, तो कोई एलर्जी का मामला नहीं देखने को मिलेगा। मिलेट कंजम्पशन डिक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राइग्लिसराइड जानते हैं सर आप क्या होते हैं? आप जान रहे होंगे कि ग्लिसरॉल जो होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स, नॉर्मली 3 फैटी एसिड्स अगर मिलेंगे, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के साथ तो ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फैट के। आपकी बॉडी में जो फैट है वो मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके मतलब जो भी वर्टेब्रेट्स होते हैं उन सब में ट्राइग्लिसराइड्स आपको क्या मिलेगा सर, उनकी बॉडी में फैट का बड़ा रीजन है सर। तो ट्राइग्लिसराइड को वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बॉडी में जो फैट आपका जो ज्यादा हो जाता है उसको वो डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रोटी अगर आप बाजरे की खा रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू व्हीट, ठीक है सर। क्योंकि व्हीट में ग्लूटेन होता है, व्हीट में ग्लूटेन होता है। तो आप देखोगे कई लोग जो होते हैं वो हेल्दी डाइट में आजकल मिक्स्ड ग्रेन को प्रेफर कर रहे हैं कि मिक्स ग्रेन आटा खा रहे हैं सर। वो यूं है कि उसमें भाई बाजरा भी है, उसमें मिलेट्स जो है डिफरेंट काइंड मिलेट्स का थोड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है। मिक्स ग्रेन से आपको ज्यादा फायदा होता है। और कई लोग तो आप देखोगे राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का रीजन है जहाँ पे गेहूं की रोटी खाते भी नहीं है लोग, ठीक है, वहाँ बाजरा काफी होता है, तो बाजरा खा रहे हैं सर, ठीक है। बाजरे की रोटी अच्छी भी होती है, ये देख लीजिए बेनिफिट तो सामने दिख रहे हैं आपके। ग्लूटेन फ्री है सर, ट्राइग्लिसराइड्स को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फैट डिक्रीज कर रहा है बॉडी में। एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। अभी सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो लीवर जो होता है आपकी बॉडी में, लीवर इसको बनाता है, ठीक है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाएगा सर। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर बनाता है, लीवर से प्रोडक्शन होता है इसका, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बढ़ रही है वो आपकी हेल्थ, आपकी डाइट पे ही डिपेंड करेगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो हो रहा है ज्यादा बन रहा है। तो लीवर से ये बनता है और इसकी अगर ये बढ़ेगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा। वो इन्फ्लेमेशन को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको नॉर्मली क्या करना होता है, आपको कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करो। आप एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी लीवर रहेगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो रिलेटिवली कम प्रोड्यूस होगा। कम प्रोड्यूस होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा, ठीक है, किसी तरीके का, तो दैट्स गुड। तो एक्सरसाइज से, वर्कआउट से आप इसके प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि भाई
अगर कुछ खाने से ही कम हो रहा है, मिलेट खाने से कम हो रहा है सर, इट कंजम्पशन डिक्रीजेस द सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर कम प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा सर, दैट्स ए गुड थिंग। ठीक है, इसीलिए आप एक्सरसाइज भी करें और उसके साथ आप मिलेट्स को भी अपने हेल्थ का क्या करें, डाइट का क्या करें, पार्ट बनाए, देयर बाय प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमने फैट वाला एक डिस्कस किया था कि ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, हमने बोला था कि सर ट्रांस फैट्स वगैरह आप ले रहे हो जो कि एक एडिटिव रहते हैं, जो उनकी शेल्फ लाइफ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर आप चिप्स वगैरह खाते हो, वो शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, बट वो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। जब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे तो आपके इंटेक करने के बाद भी वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, तो आर्टरीज में ब्लॉकेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर, आर्टरीज में ब्लॉकेट क्रिएट कर देंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी सर। इसीलिए आपको उनको भी इग्नोर करना चाहिए और आपको अगर मिलेट्स को ऐड कर सके तो ऐड करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस हो गई सर। अगर आप कहीं ना कहीं मिलेट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो आपकी सेल्फ सफिशिएंसी भी क्या होगी, क्योंकि इंडिया वैसे भी सेल्फ सफिशिएंट है, बट हाँ, आप अगर शिफ्ट करेंगे लोगों का एटीट्यूड, तो कहीं ना कहीं आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, रिलेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, इंडिया स्पीयरहेडेड द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग 23 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये तो हुआ था डिक्लेयर। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन अप टू 2 करोड़। भाई फार्मर्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कर रहे हो, एक स्कीम के अंडर बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हो कि भैया आप प्रोसेसिंग यूनिट जो है मिलेट्स की, उसको क्या करो, लगाओ सर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को भी क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हो। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है उससे आपको कम इंटरेस्ट लगे, 4%, अगर टोटल 6% इंटरेस्ट रेट लग रही है और आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, तो 3% ही आपको देना पड़ेगा, 6 में से 3 तो निकल गया। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट में छूट मिल रही है आपको, लोन अप टू 2 करोड़ तक का वो बता रहे हैं। हायर एमएसपी, अगर आपको प्रमोट करना है तो बहुत सिंपल है, आपको पता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे ही सोइंग सीजन आता है, सोइंग सीजन मतलब जब आप बीज बोने का सीजन आता है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मई में पैडी का सोइंग सीजन चल रहा है, उस सोइंग सीजन के जस्ट पहले गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जो वीट है, अगर राइस है, सॉरी, राइस का अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट कह रही है कि मान लो 4,000 रुपए है, तो 4,000 रुपए का मतलब है 4,000 रुपए पर क्विंटल, पर क्विंटल 4,000 रुपए पर क्विंटल का मतलब है कि 40 रुपए पर किलो। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 4,000 रुपए पर क्विंटल इसका एमएसपी है, इसका मतलब है, और सोइंग के पहले कहेगी, सोइंग के पहले जब किसान बीज बोने जा रहा है उसके पहले बताएगी, तो बता दिया। अब जब किसान वापस इसकी हार्वेस्टिंग करेगा एंड में, तो इसका जो मिनिमम मार्केट प्राइस होगा वो 40 रुपए से क्या होगा, शुरू होगा। और अगर इन केस वो 40 रुपए से लोअर पे अगर किसान को कहीं बेचना पड़ रहा है, तो किसान को वहां बेचने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, वो सारा का सारा प्रोड्यूस जो होगा उसको इस एमएसपी पे क्या करेगी, खरीद लेगी सर। ये एक जनरल सिस्टम है, हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उसी को जो गवर्नमेंट खरीदती है उसको वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर राशन शॉप्स पे क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। ये एक बेसिक सिस्टम है, उसको हम अंदर में नहीं जा रहे। तो अगर हम सोइंग सीजन से पहले एमएसपी बता रहे हैं, अगर मैंने मान लो एग्जांपल के लिए 4,000 रुपए एमएसपी बताई है, तो किसान बोल रहा है अगर मैं 4,000 रुपए को 4,200 कर दूंगा, इसका मतलब मैंने 2 रुपए पर किलो चावल पे बढ़ा दिया है एमएसपी पे। तो ये जो है किसान को इंसेंटिवाइज करेगा कि भैया और मैं क्या करूं, चावल उगाऊं, क्योंकि चावल का एमएसपी अच्छा है, तो मेरे को एक इंश्योर्ड प्राइस तो मिलेगा। सिमिलरली अगर मिलेट्स का एमएसपी आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो मिलेट्स का एमएसपी बढ़ाओगे तो फार्मर को क्या रहेगा, एक इंसेंटिव रहेगा, तो फार्मर और क्या करेगा, मिलेट्स उगाएगा। तो एमएसपी को इंक्रीज करना एक अच्छा क्या है, इंसेंटिव की तरह काम करता है फार्मर के लिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पता ही है आपको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पे हमने बात करी थी कि आप प्रोडक्शन के बेस पे क्या कर रहे हो, उनको इंसेंटिव दे रहे हो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है सर, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें आपको मिलेट्स को आपको प्रमोट करना है। आप मिलेट्स को फिर भी ध्यान से पढ़ लेना सर, मिलेट्स का प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, मैप में ध्यान से पढ़ना। ज्वार, बाजरा और रागी तीनों मेजर मिलेट्स हैं, माइनर को भले ही मत देखना,
बट मेजर मिलेट्स का कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है? मेजर मिलेट्स में टॉप स्टेट कौन सा है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? बाजरा कहाँ? बाजरा आई थिंक राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? सिर्फ वो जो मैप आप देख लोगे ना मिलेट्स का, उससे आपको पता चल जाएगा। एक पिक्चर दिमाग में रखना, ठीक है। और इसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन, इसके फायदे हमने बताई है। इसके अलावा और भी आपको कहीं से कंटेंट मिले मिलेट्स का ना, आप उसको कंसोलिडेट करके शॉर्ट नोट्स बना लेना, मिलेट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये आसियान का एक माइंड मैप बना हुआ है सर। ये माइंड मैप बहुत हेल्पफुल होते हैं, यूजुअली मेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं, कि आप ऐसा शॉर्ट नोट बना लो ताकि मेंस के समय आप रिवीजन जल्दी से कर पाओ, ठीक है। इंडिया इजराइल का देखो ये बनाया हुआ है एक माइंड मैप, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स, ये 2-3 गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स अपन कल स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ज्यादा। शॉर्ट में देख लेते हैं 2-3 स्कीम्स को, कुछ नहीं है। माई भारत प्लेटफॉर्म, माई भारत प्लेटफॉर्म क्या है सर? प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत, एम वाई भारत, मेरा युवा भारत, माई भारत, ठीक है। तो माई भारत एक प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि काम करेगी 15 से 29 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी है इंडिया की, नेशनल यूथ पॉलिसी, इस नेशनल यूथ पॉलिसी के अंडर 15 से 29 साल को ही यूथ बोला गया है। 15 टू 29 ईयर को क्या कहा गया है? यूथ कहा गया है। तो ये जो माई यू एम वाई भारत आपने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगा। और ये जो 15 से 29 साल के यूथ है, उनको वो क्या करेगा? एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाएगा और उनको एंगेज करेगा, उनको एक इफेक्टिव स्टेक होल्डर बनाएगा इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रीम में, ठीक है। तो सोसाइटी को यूथ से कनेक्ट करेगा, यूथ को गवर्नमेंट से कनेक्ट करेगा, और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ताकि 2047 तक इंडिया का जो डेवलप्ड कंट्री बनने का क्या है, जो एक एस्पिरेशन है, उसको आप फुलफिल कर सको। अब ये क्या है? फाइजिटल प्लेटफॉर्म है। फाइजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। तो इसमें क्या है कि फिजिकल एक्टिविटीज वाला पार्ट भी रहेगा, और एक डिजिटली आप क्या रहोगे? कनेक्टेड रहोगे। यंग इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के लिए है, ठीक है। युवा सेतु, युवा सेतु का मतलब वो ये लिंकिंग द गवर्नमेंट विद इट्स सिटीजन। तो युवा सेतु की भाई यंगस्टर जो हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, वो एक लिंकेज की तरह काम करें गवर्नमेंट के और कॉमन मैन के बीच में, ठीक है। तो एक लिंकेज की तरह काम करेंगे तो इफेक्टिवली सिटीजन्स की जो इश्यूज हैं, सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, या सिटीजन्स का जो इनपुट है, वो भी गवर्नमेंट तक पहुंचे, और गवर्नमेंट का कोई स्कीम रिलेटेड मामला चल रहा है तो वो कहाँ पहुंचे? लोगों तक पहुंचे, ठीक है। तो ये एम वाई भारत है सर। विजन इसका क्या है? एज अ पाइवटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटेटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट। तो एक तो है यूथ डेवलपमेंट, तो यूथ को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, उनको जिस जिस तरीके का गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस आपको वहां अवेलेबल रहेगा। अलॉन्ग विद दैट यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ लेड मतलब यूथ जो है इस डेवलपमेंट को लीड करे, या फिर उनके द्वारा ड्रिवन वो क्या हो, डेवलपमेंट हो। वही स्टेक होल्डर, काइंड ऑफ स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच है कि भैया विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, यूथ को आप पार्टिसिपेट करवाओ डेवलपमेंटल स्ट्रीम में, कि ये काइंड ऑफ की ड्यूटी वाला स्ट्रक्चर है। हाँ, व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, सो यू आर फुलफिलिंग योर ओन एस्पिरेशन, अलॉन्ग विथ यू आर हेल्पिंग द society as a whole, you are helping the nation as a whole to attain the goal of becoming a developed country in till in 2047. Okay sir, this is the thing. Providing equitable opportunity to empower the youth, realizing their aspiration, contributing to the creation of Viksit Bharat. Okay sir. Seamlessly connect with programs, mentors and local communities. ठीक है सर, ये मैंने बता दिया, उसी को एलोबरेट कर रहा है। डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इश्यूज, एम्पावर देम टू कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन। ठीक है, लोकल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग उनमें डीपर होगी, लोगों से कनेक्टेड रहेंगे, लोग गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, एक पिवट की तरह काम करेंगे ना सर। एम्पावर देम टू कंट्रीब्यूट टू रिकंस्ट्रक्ट सॉल्यूशन। ठीक है सर, उनको बेटर प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो अलग अलग स्टेक होल्डर से कनेक्ट होंगे, ठीक है, एक्सपर्ट्स के साथ भी मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है सर, विजन ये हो गया। लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम इसमें होगा। इन्वेस्टिंग इन यूथ मेक सोशल इनोवेटर्स। ठीक है, बेटर अलाइनमेंट बिटवीन एस्पिरेशन ऑफ यूथ एंड कम्युनिटी नीड्स। वन स्टॉप शॉप फॉर द यंग पीपल एंड मिनिस्ट्रीज, सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस। ठीक है सर, दैट्स अ गुड थिंग। तो एम वाई भारत याद रखिएगा। पीएम किसान
भाई स्कीम, किसान भाई स्कीम, ये भाई जो है BHAI, इसका मतलब है भंडारण इंसेंटिव। भंडारण इंसेंटिव क्या होता है? भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, इंसेंटिव तो आप जान ही रहे हो। तो स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम है। तो पीएम किसान भाई स्कीम कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। नॉर्मली क्या होता है ना कि किसान को अपना जो प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस किसान कहाँ बेचता है? अपने नियर बाई जो जो भी उस मंडीज होती है वहां बेचता है। एपीएमसी का स्ट्रक्चर है सर इंडिया में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का स्ट्रक्चर है एपीएमसी। हर जगह एपीएमसी आपको मिलेगी। एपीएमसी के थ्रू आप फार्मर क्या कर सकता है? वहां जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। ऑल्दो एपीएमसीज में बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिला है, और ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है गवर्नमेंट के लिए कि एपीएमसीज के करप्शन को दूर करना, क्योंकि वहां कार्टेलाइजेशन है। उस कार्टेलाइजेशन के चक्कर में जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, उसको उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलता। इवन आफ्टर इंश्योरिंग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कई बार ये देखने को मिलता है कि किसान को एमएसपी से भी लोअर प्राइस पे बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें अवेयरनेस की कमी है। और अवेयरनेस से भी बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिला, वो है कि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। तो जब उसने क्या किया, जब उसने हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग के बाद वो उसको क्या करता है? वो उसको ट्रांसपोर्ट करके मंडी ले जाता है, और मंडी में बेचना होता है उसको। ठीक है। क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो एक बेटर प्राइस नेगोशिएट करने की स्थिति में रहता नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं ले आया हूँ, अब मेरे को बेचना है। तो बेचना है तो वो जिस दिन लाया है उसी दिन बेचने के लिए तुरंत तुरंत रहता है, और वो उसको प्राइस कम मिलता है। ठीक है। इवन एमएसपी पे भी नहीं मिल पाता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक बड़ा इशू है। तो ये कुछ कुछ कंसर्न है जिससे कि फार्मर्स को अभी भी फुल प्राइस नहीं मिल पा रहा, इवन आफ्टर एमएसपी। एमएसपी से भी कम मिल जाता है कई बार। ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी कॉस्ट में भी क्या हो जाता है? पैसा बहुत खर्च हो जाता है। ठीक है। तो ये भंडारण इंसेंटिव कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि किसान को ये कहा जा रहा है कि आप जो है इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्टिंग उस क्रॉप को क्या करो, क्या नहीं करो, बेचो मत। आप वेट कर सकते हो परफेक्ट टाइम आने का और बेटर प्राइस मिलने का, उसके बाद आप बेचो। तो उसके लिए उनको स्टोरेज चाहिए सर। तो स्टोरेज के लिए जो वेयर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के, उन वेयर हाउसेज में नॉर्मली किसान वैसे भी रखते ही हैं। उन वेयर हाउसेज में एक नॉमिनल चार्ज उन पे लगता है, उनको एक ई रिसिप्ट मिल जाता है वेयर हाउस का। वो वेयर हाउस का रिसिप्ट वो ले लेते हैं। वो रिसिप्ट जो होती है वो क्या होती है? वो ट्रेडेबल भी होती है। उस रिसिप्ट को भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कि भाई वहां रखा हुआ है और वहां से ट्रेड कर लिया, तो किसी और को मिला, किसी और ने खरीद लिया, तो वो वहां से जाके उस रिसिप्ट को दिखा के ले सकता है उसको। तो ट्रेडेबल होता है, दैट्स ए गुड थिंग। बट ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि सारे किसान वहां ले जाके स्टोर नहीं भी कर पाते। ठीक है। तो स्टोरेज के लिए उनको एक इंसेंटिव देने के लिए कि भैया वेट कर लो थोड़ा, और वो वेट आप 3 महीने तक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। 3 महीने तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव मिलेगा पोस्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के बाद 3 महीने तक आपको स्टोरेज के लिए क्या मिलेगा? एक इंसेंटिव मिलेगा, ताकि आप परफेक्ट टाइम का वेट कर लो। और वो जो इंसेंटिव मिलेगा वो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ योर क्रॉप, कि कितना वॉल्यूम है सर, उस वॉल्यूम के बेस पे। ठीक है। ये है वो स्कीम। तो बिड टू एम्पावर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड ब्रेक द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडर्स इन द प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ट्रेडर्स होते हैं वही प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं सर। एपीएमसी चले गए, आप वहां फंस गए, फिर वो ट्रेडर्स जो देंगे वही लेना पड़ेगा। तो ये बड़ा कंसर्न है, एक बड़ा कंसर्न है। ठीक है। तो एम्स टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू रिटेन देयर प्रोड्यूस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स पोस्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद 3 महीने तक आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोड्यूस को रिटेन करके रख सकते हो। 3 महीने से ज्यादा रखोगे तो मना नहीं करेगा कोई, पर 3 महीने के बाद इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो ग्रांटिंग देम द ऑटोनॉमी टू डिसाइड व्हेन एंड वेयर टू सेल द क्रॉप। ठीक है सर। तो ऑटोनॉमी मिल रही है कि व्हेन, कब बेचना है, कहाँ बेचना है, ये ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए। सीक टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स की मोनोपोली। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 15 दिन से 3 महीने का है। अगर 15 दिन के पहले का रहेगा तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और 30 दिन, सॉरी, 15 से 90 दिन, 3 महीने है ना, तो 15 दिन से कम का रहेगा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, और 90 दिन से ज्यादा चला जाएगा तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 15 दिन से 90 दिन के बीच में ही इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है। इनिशियल रोल आउट मतलब ये अभी पायलट, मतलब एक लिमिटेड ही जगहों पे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। वेयर हाउसिंग रेंटल सब्सिडी, small farmers and FPOs can avail a WRS, warehouse rental subsidy, benefit of ₹4 per quintal per month for a maximum of 3 months, irrespective of warehouse charges। ठीक है। वेयरहाउस के चार्जेस क्या है उससे मतलब नहीं है। आपको ₹4 पर क्विंटल जो है वो आपको वेयरहाउस रेंटल सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट तो है 3% एडिशनल इंटरेस्ट सबमिशन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आपने लोन लिया है तो 3% इंटरेस्ट एडिशनल सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें हैं। और क्या है सर? मैक्सिमम 3 मंथ के लिए प्रोड्यूस स्टोर्ड फॉर 15 डेज और लेस विल नॉट बी एलिजिबल। वही 15 दिन से 90 दिन के बीच में ही मिलेगा बेनिफिट। ठीक है।
परसिस्टिंग प्राइस डिक्टेशन, एक्सेस वाइडर मार्क, ई नेम आपको पता है सर, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपना प्रोड्यूस क्या कर सकता है, लगा सकता है, उस पर अपलोड कर सकता है कि इतना प्रोड्यूस है। वो वहां पे फिर क्या हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकती है उसकी, उसको बेटर प्राइस वहां मिल जाता है। ऑल्दो वापस ये भी है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि भाई राजस्थान का प्रोड्यूस कहीं आंध्र प्रदेश वाला कोई खरीद ले, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अगेन वुड बी एन इशू। तो हो वही रहा कि आसपास वाला ही उसमें क्या कर पाएगा, उसको खरीद पाएगा, या बेटर प्राइस उसमें मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी पे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट इट इज अ काइंड ऑफ ई नेम। ओके, ठीक है सर, ये कुछ कुछ है। एक्सेस टू वाइडर मार्केट, ये ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट पहले शुरू में ही बात करी थी सर। ठीक है, आप वेयर हाउस जो होता है उसमें रखोगे, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट मिलेगी, वो नेगोशिएबल होती है और आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ दो स्कीम्स हो गई, शॉर्ट में ही देख रहे हैं स्कीम्स को तो हम। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये आदिवासी न्याय महाअभियान में दिख रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए है। न्याय महाअभियान मतलब किसी ना किसी तो जस्टिस वाले काम से जुड़ा हुआ है। तो कर क्या रहे हैं सर, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब ट्राइबल ग्रुप जो एसटीज होते हैं, एसटीज में भी कुछ वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको कैटेगराइज कर रखा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये देखिए पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पीवीटीजीज में उनको क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। अब क्या होता है कि एसटीज में आप देखोगे कि कुछ ट्राइब्स जो है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट स्कीम्स का, गवर्नमेंट के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वाले क्लॉजेस का, अफर्मेटिव एक्शंस का फायदा उठा रहे हैं, बट बाकी लोग नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ ट्राइब्स नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके लिए अब क्या कर रहे हैं, आप इनिशिएट कर रहे हो कि उनको भी क्या मिले, बेनिफिट मिले, उनको भी मेन स्ट्रीम मिला। ऑन द ओकेजन ऑफ जनजाति गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को आई थिंक होता है जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, मीन टू इंश्योर लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी, वही लास्ट, इस वेलफेयर स्कीम्स को इफेक्टिवली डिलीवर करवाना है, कोई अलग से कुछ नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन फॉर पीवीटीजीज, ठीक है, पीवीटीजीज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ऑल दो इसका क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है एक बार, 2018 या 19 में आया है। इनका नंबर्स को पूछा था और सबसे ज्यादा कहाँ है ये पूछा था शायद, स्टिल देख लो। 1973 में धेबर कमीशन ने सेटअप अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। तो जो अभी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देख रहे हो ना, वो पहले एग्जैक्टली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे। ठीक है, प्रिमिटिव का नाम बदला गया और इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल कहा गया, बिकॉज प्रिमिटिव जो है वो आई थिंक बहुत एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल फिर भी समझ आता है। तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स तो धेबर कमीशन ने 1973 में बताया था सर। ठीक है, 75 में यूनियन गवर्नमेंट ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पीटीजीज में डाला, फिर 23 को और डाला गया, 2006 में इसका नाम चेंज करके पीवीटीजीज कर दिया। पीवीटीजीज कौन है सर, प्रिमिटिव ट्रेड्स है। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन एकदम, मतलब बहुत बिल्कुल पुराना, बिल्कुल उसमें आधुनिकता है नहीं, बिल्कुल पुराने हंटिंग गैदरिंग के तरीके से अभी भी जी रहे हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन है भाई, एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ना कोई बाहर से आता है ना वो बाहर जाते हैं। लो लिटरेसी है, 0 टू नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ या तो बिल्कुल कम है या फिर क्या है, नेगेटिव हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, बैकवर्डनेस है। लार्जली डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग, वो हंटिंग गैदरिंग है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज है। ठीक है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है सर, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ये कुछ और है सर। बेसिक फैसिलिटीज, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ये सारी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर जा रहे हैं पीवीटीजीज को। सेवरल मिनिस्ट्रीज विल वर्क इन टेंडम, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क है, सेफ हाउसिंग है, कनेक्टिविटी है, सब अलग अलग है, तो मिनिस्ट्री को एक साथ काम करना पड़ेगा। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 15 नवंबर है जनजाति गौरव दिवस, और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, यू नो बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा को गॉड कंसिडर करते हैं सब। और ये उलगुलन जो एक कॉल दिया था उन्होंने, उलगुलन याद रखना, रिवोल्यूशन कॉल दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन्होंने काफी इफेक्टिवली लड़ाई लड़ी थी। माना कि उनका एज बहुत ज्यादा नहीं रहा था, आई थिंक 30 की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ठीक है, कॉलेरा से शायद हुई थी डेथ। तो ये ध्यान रखना, उलगुलन वर्ड को आप ध्यान रखना, इसका मतलब होता है रिवोल्यूशन। ठीक है सर, तो यहाँ तक पढ़ते हैं आज। और स्कीम्स हमने बहुत ज्यादा नहीं देखी है, बट आप अपने खुद से देखेंगे स्कीम्स को। न्यू स्कीम्स जो लॉन्च हो रही है और फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं उनको ध्यान रखें, क्योंकि स्कीम्स तो बहुत सारी है। इतना स्कीम है ना कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि सारा स्कीम को याद करना इज अ टास्क। बट हाँ, हर मिनिस्ट्री की
एटलीस्ट बड़ी मिनिस्ट्रीज की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनको आप ध्यान रखेंगे, और जो रिसेंटली लॉन्च स्कीम है पिछले 1-1.5-2 साल में, उनमें से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। और ये माइंड मैप्स अगर आपको लगे तो आप डेफिनेटली पढ़िएगा, बट ये मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं ज्यादा कुछ मिलेगा। ओके सर, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। एडीआर जीडीआर जो है उसको मैं अलग से वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं क्लासरूम में अपन आएंगे तो। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।